आज हम डीकोलोनाइजेशन पे चर्चा के लिए आए हैं। डीकोलोनाइजेशन को हम बी औपनिवेशीकरण कहेंगे। बी औपनिवेशीकरण। तो पहले हम ये बता दें कि कोलोनाइजेशन क्या है, उपनिवेशवाद क्या है, उपनिवेश किसे हम कहेंगे। उपनिवेश का मतलब हुआ कि जब कोई एक शक्तिशाली राज्य किसी दूसरे अपने से कमजोर राज्य पर अपना नियंत्रण स्थापित कर ले, जिसका उद्देश्य कुछ भी हो, आर्थिक लाभ प्राप्त करना हो, शक्ति प्राप्त करना हो, प्रतिष्ठा प्राप्त करना हो, जो भी कारण हो, मुख्यतः कारण आर्थिक ही होता है। तो एक शक्तिशाली राज्य दूसरे राज्य पर अपना नियंत्रण स्थापित कर लेता है, इसे हम उपनिवेश कहेंगे कि वो उनका उपनिवेश है। आर्गनेस्की ने बड़ी अच्छी परिभाषा दिया है उपनिवेशवाद का। आर्गनेस्की ने कहा कि हम उस भूभाग को, उस भूक्षेत्र को उपनिवेश कहेंगे जो किसी विदेशी सत्ता के अधीन है तथा जहां के नागरिकों को पूरे राजनीतिक अधिकार प्राप्त नहीं है। दो बातें कि जब कोई क्षेत्र या कोई स्थान किसी विदेशी सत्ता के अधीन है और वहां के निवासियों को पूरे राजनीतिक अधिकार प्राप्त नहीं है तो उसे हम उपनिवेश कहेंगे कि ये इनका उपनिवेश है। कभी हम फिर चर्चा करेंगे, हालांकि हमने पहले वीडियो में साम्राज्यवाद की चर्चा कर चुके हैं, कभी उपनिवेशवाद का हमारे अगले वीडियो में आप देखेंगे, लेकिन यहां हम चर्चा करने आए हैं डीकोलोनाइजेशन। तो उपनिवेश का मतलब एक शक्तिशाली राज्य दूसरे को अपना लाभ के लिए, किसी भी तरह के लाभ के लिए अपने अधीन कर ले, जैसे ब्रिटेन ने भारत को कर लिया था, तो उसे हम कहेंगे उपनिवेशवाद। वो लाभ आर्थिक हो सकता है, सैन्य सत्ता के लिए हो सकता है, अपने साम्राज्य को बढ़ाने के लिए हो सकता है, बहुत सारी बातें हैं। अच्छा, साम्राज्यवाद और उपनिवेशवाद में भी कुछ अंतर है जिसकी हम फिर कभी चर्चा करेंगे, लेकिन आज हम चर्चा पे हैं कि उपनिवेश का मतलब हुआ कि एक कोई शक्तिशाली राज्य किसी दूसरे पर अपना नियंत्रण स्थापित कर लिया, दूसरे पे अपना क्षेत्र स्थापित कर लिया, इसे हम उपनिवेश कहेंगे। जैसे ब्रिटेन ने भारत को अपने नियंत्रण में ले लिया, अपनी सत्ता स्थापित कर ली, तो भारत ब्रिटेन का उपनिवेश हो गया। 15 अगस्त 1947 के पहले तक भारत ब्रिटेन का उपनिवेश था। इंडिया वॉज कॉलोनियल कंट्री ऑफ ब्रिटेन। भारत ब्रिटेन का उपनिवेश था। यानी एक शक्तिशाली सत्ता ने दूसरे को अपने लाभ के लिए उस पर नियंत्रण स्थापित कर लिया, शासन स्थापित कर लिया, अपना वर्चस्व स्थापित कर लिया, यह उपनिवेश हुआ। इसी को उलट दें तो डीकोलोनाइजेशन हो जाएगा। यानी जब वो उपनिवेश अपने उस औपनिवेशिक सत्ता से मुक्त हो जाए तो इसे हम डीकोलोनाइजेशन कहेंगे कि भाई ये अपने शक्तिशाली राज्य जो उसके ऊपर अधिकार किया था, शासन सत्ता स्थापित किया था, आरोपित किया था, उससे स्वतंत्र हो जाए, मुक्त हो जाए, आजाद हो जाए। दैट मीन डीकोलोनाइजेशन। तो कोलोनाइजेशन का मतलब हुआ कि एक कोई शक्तिशाली राज्य दूसरे की शासन सत्ता को अपने अधीन कर ले, अपने नियंत्रण में स्थापित कर ले, जिसके बहुत सारे उद्देश्य हो सकते हैं, लेकिन मुख्यतः उद्देश्य होता है आर्थिक लाभ, शोषण, लेकिन उद्देश्य बहुत सारे हो सकते हैं। और डीकोलोनाइजेशन का मतलब हुआ कि जिसे आपने उपनिवेश बनाया था वो पुनः स्वतंत्र हो जाए, आजाद हो जाए, मुक्त हो जाए, उनके नियंत्रण से बाहर चला जाए, इसे हम कहेंगे डीकोलोनाइजेशन, बी औपनिवेशीकरण। तो बी औपनिवेशीकरण या डीकोलोनाइजेशन सब ज्यादा अच्छा है। बी औपनिवेशीकरण का मतलब हुआ कि, और बड़ी अच्छी परिभाषा आर्गनेस्की ने दिया कि औपनिवेशीकरण, उपनिवेश हम उसे कहेंगे जब किसी क्षेत्र पर कोई दूसरी सत्ता अपना अधिकार कर ले और जिस पे अधिकार करे वहां के नागरिकों को पूरा राजनीतिक अधिकार प्राप्त ना हो तो उसे उपनिवेश कहेंगे। और इसी उपनिवेश से मुक्त हो जाना डीकोलोनाइजेशन या बी औपनिवेशीकरण है। तो बी औपनिवेशीकरण वह प्रक्रिया है जिसके माध्यम से कोई राज्य, कोई देश, कोई स्थान, कोई क्षेत्र अपने आप को विदेशी सत्ता से मुक्त कर लेता है, स्वतंत्र कर लेता है। हालांकि राज्य कहना बहुत अच्छा शब्द नहीं है, क्योंकि राज्य के साथ जो चौथा शब्द है संप्रभुता,
संप्रभुता कैसे रहेगी जब आप दूसरे के अधीन हैं? तो क्षेत्र कह सकते हैं, भूभाग कह सकते हैं। वो जब मुक्त हो जाए, स्वतंत्र हो जाए, तो हम बी औपनिवेशीकरण कहते हैं। तो बी औपनिवेशीकरण वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा बी औपनिवेशीकरण वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा उपनिवेशी देश से स्वतंत्र हो जाते हैं, जिसके द्वारा उपनिवेशी देश से, सत्ता से, जो भी आपको अच्छा लगे, स्वतंत्र हो जाते हैं। तो डीकोलोनाइजेशन का मतलब हुआ कि जब कोई देश, कोई क्षेत्र, कोई भूभाग उससे मुक्त हो गया जिसका उसके ऊपर शासन था। जैसे भारत अंग्रेजों के अधीन था, उनकी एक कॉलोनियल कंट्री था, और 15 अगस्त 1947 को भारत ब्रिटेन के उपनिवेशवाद के व्यवस्था से मुक्त हो गया, आजाद हो गया, स्वतंत्र हो गया। इसे हम कहेंगे डीकोलोनाइजेशन, औपनिवेशीकरण, बी औपनिवेशीकरण, औपनिवेशीकरण नहीं, बी औपनिवेशीकरण, डीकोलोनाइजेशन। यानी कोलोनाइजेशन को पलट देना डीकोलोनाइजेशन है। कोलोनाइजेशन को के उल्टा हो जाना डीकोलोनाइजेशन है। कोलोनाइजेशन मीन्स उस पर नियंत्रण करना, और डीकोलोनाइजेशन मतलब उस नियंत्रण से मुक्त हो जाना। कोलोनाइजेशन मतलब एक सत्ता दूसरे सत्ता को अपने अधीन करे, एक सत्ता दूसरे क्षेत्र को अपने अधीन करे, और डीकोलोनाइजेशन का मतलब जिसको आपने अधीन किया है उस अधीनता से, उस गुलामी से, उस परतंत्रता से स्वतंत्र हो जाए, मुक्त हो जाए, उसे हम कहेंगे डीकोलोनाइजेशन। तो बात क्लियर हो गई डीकोलोनाइजेशन का मतलब। तो बहुत सारे दुनिया के देश डीकोलोनाइज हुए, डीकोलोनाइजेशन की प्रक्रिया हुई, स्वतंत्र हुए। अगर हम दुनिया का इतिहास देखें तो साम्राज्यवाद का इतिहास बहुत पुराना है, बहुत पुराना है। जब से मानव सभ्यता चली तब से साम्राज्यवाद की व्यवस्था चली, लेकिन उपनिवेशवाद की व्यवस्था ये यूरोपियन देशों द्वारा तब आई जब उनके यहां बड़े पैमाने पे उत्पादन होने लगे। उत्पादन से उनको नए नए बाजार चाहिए था, नया कच्चा माल चाहिए था, नया बाजार चाहिए था, सस्ते रॉ मटेरियल चाहिए थे, सस्ते लेबर चाहिए थे, और इस नाते वो दुनिया के देशों में निकले और वहां के क्षेत्र का, परिस्थितियों का लाभ उठाया और उनको अपने अधिशासन सत्ता के अधीन किया, उनका हर तरह से शोषण किया, आर्थिक विशेष रूप से, और हर तरह का शोषण किया। भारत में भी अंग्रेज व्यापार करने आए, लेकिन यहां की परिस्थितियों का लाभ उठाया और हर तरह से अपने शासन सत्ता के अधीन कर लिया। डीकोलोनाइजेशन के सबसे पहला नाम आता है अमेरिका का। अमेरिका डीकोलोनाइजेशन की सबसे पहली व्यवस्था में आता है। जब 1776 में अमेरिका आजाद हुआ, मुख्य रूप से 4 जुलाई 1776 को अमेरिका, जिसे हम यूएसए कहते हैं, संयुक्त राज्य अमेरिका, ये डीकोलोनाइज हुआ, आजाद हुआ। उस समय अमेरिका 13 अलग अलग उपनिवेश थे, बस्तियां थी, उपनिवेश था अंग्रेजों का, ब्रिटेन का, आजाद हुआ। ये डीकोलोनाइजेशन के क्षेत्र में एक बहुत बड़ा कदम था, बहुत बड़ा चरण था कि एक बहुत बड़ा भूभाग, क्षेत्रफल अंग्रेजों की शासन सत्ता से मुक्त हुआ। लेकिन अगर हम वास्तविक रूप से देखें, डीकोलोनाइजेशन के हम सही स्वरूप को देखें, तो ये व्यवस्था प्रथम विश्व युद्ध के बाद ज्यादा आई पूरी दुनिया में। ठीक है, अमेरिका 1776 में आजाद हुआ, डीकोलोनाइज हुआ, ब्रिटेन का एक
कॉलोनियल कंट्री था, उससे आजाद हो गया, अच्छी बात है। लेकिन वास्तव में डीकोलोनाइजेशन का सही स्वरूप सामने आया प्रथम विश्व युद्ध के बाद। प्रथम विश्व युद्ध में जर्मनी जब जर्मनी एक तरफ, उसके साथ टर्की, हंगरी इत्यादि महाशक्तियां थी, दूसरी तरफ फ्रांस, ब्रिटेन, जापान। जापान भी प्रथम विश्व युद्ध में ब्रिटेन की तरफ ही था, ये ध्यान रखिएगा। दूसरे विश्व युद्ध में पाला बदल जाएगा। ये सब एक तरफ थे, रसा उसी तरफ था, ब्रिटेन की तरफ। बाद में अमेरिका कूद पड़ा फ्रांस और ब्रिटेन की तरफ से। और प्रथम विश्व युद्ध के बाद जो दुनिया की व्यवस्था बनी, जर्मनी छत विक्षिप्त हो गया, बहुत सारे उसके उपनिवेशों को मित्र राष्ट्रों जैसे ब्रिटेन, फ्रांस वगैरह ने मिलकर बांट लिया। जापान एशिया का एक महाशक्ति था, उसका एक अलग स्वरूप रहा। जर्मनी के बहुत सारे प्रदेशों को ले लिया, टर्की और ऑटोमन साम्राज्य बिखर गया। लेकिन ठीक से हम कहें तो डीकोलोनाइजेशन की प्रक्रिया द्वितीय विश्व युद्ध के बाद हुई। ठीक से अगर हम कहें, ठीक से हम कहें तो डीकोलोनाइजेशन के बहुत सारे की व्यवस्था द्वितीय विश्व युद्ध के बाद आई। तो अगर हम बात करें कि डीकोलोनाइजेशन के कारण क्या क्या कारण थे, तो पहला कारण था प्रथम एवं द्वितीय विश्व युद्ध। द्वितीय विश्व युद्ध, विशेष करके द्वितीय विश्व युद्ध, विशेष करके स्पेशल, क्योंकि द्वितीय विश्व युद्ध के बाद, प्रथम विश्व युद्ध के बाद तो ऑटोमन साम्राज्य बिखर गया एकदम। जर्मनी के बहुत सारे साम्राज्य उपनिवेश ले लिए गए, ऑस्ट्रिया, हंगरी इत्यादि के भी बहुत सारे प्रदेश, उपनिवेश बहुत सारे ले लिए गए। लेकिन वो ले करके यूरोपियन देशों ने उसे अपना कब्जा कर लिया। यानी एक गिद्ध से मुक्ति पाए, दूसरा गिद्ध उसे अपना पंजा जाके चोट जमा दिया। तो बहुत अच्छा, उसको डीकोलोनाइजेशन नहीं कहेंगे हम। लेकिन द्वितीय विश्व युद्ध के बाद, द्वितीय विश्व युद्ध में जर्मनी के साथ इटली हो गया, जापान हो गया, और दूसरी तरफ ब्रिटेन, फ्रांस, रूस और बाद में अमेरिका शामिल हो गया एक तरफ। इस विश्व युद्ध में, द्वितीय विश्व युद्ध में हम देखें तो ब्रिटेन जैसी महाशक्ति बहुत बड़े पैमाने पर, जो उस समय भी दुनिया के 25% हिस्से पर ब्रिटेन का कब्जा था, उसकी स्थिति बहुत खराब हो गई, बहुत खराब हो गई। तो द्वितीय विश्व युद्ध एक बहुत बड़ा कारण रहा डीकोलोनाइजेशन का, क्योंकि द्वितीय विश्व युद्ध में महाशक्तियों की स्थिति बहुत खराब हुई, ब्रिटेन की स्थिति खराब हुई, फ्रांस की स्थिति खराब हुई, एक बहुत बड़ा कारण रहा। और द्वितीय विश्व युद्ध से जीते हुए राज्य थे, लेकिन इनकी आर्थिक स्थिति बहुत खराब हुई। तो हम कह सकते हैं कि द्वितीय विश्व युद्ध ने ब्रिटेन, फ्रांस इत्यादि के आर्थिक स्थिति खराब जो थे, आर्थिक स्थिति खराब होना एक बड़ा कारण रहा डीकोलोनाइजेशन का। ब्रिटेन की हालत बहुत खराब हो गई, फ्रांस की हालत बहुत खराब हो गई, हालांकि ये जीते हुए थे द्वितीय विश्व युद्ध में। जापान पुनः हारा, उसकी बात तो छोड़ दीजिए। और ब्रिटेन का बहुत बड़ा हिस्सा दुनिया का ब्रिटेन के कब्जे में था, हमको लगता है 25% लगभग ब्रिटेन के कब्जे में उस समय भी था, द्वितीय विश्व युद्ध के पहले तक। तो ब्रिटेन की स्थिति बहुत खराब हो गई आर्थिक। अब इनको अपनी कॉलोनियों को, उपनिवेशों को मेंटेन करने के लिए बहुत बड़े पैमाने पर धन चाहिए था, और जहां इन्होंने उपनिवेश किया था वो धन देने के लिए वहां लोग तैयार नहीं थे, नए नए कर लगाने के लिए तैयार नहीं थे। इनकी अपनी आर्थिक स्थिति खराब थी। जब आपका पॉकेट खुद कमजोर रहेगा, दूसरे पे कब्जा क्या करेंगे, अपना बचा लीजिए, बहुत मुश्किल है। तो ब्रिटेन की स्थिति आर्थिक बहुत खराब हो गई।
फ्रांस की आर्थिक स्थिति बहुत खराब हो गई। इस आर्थिक स्थिति खराब होना दुनिया के बहुत सारे देशों के लिए, जो इनके द्वारा गुलाम बनाए गए थे, कॉलोनी इनके थे, उनके लिए बहुत सौभाग्य था भारत जैसे देश के लिए। भारत में उस समय अंग्रेजों को 1 लाख नए अंग्रेज सैनिक चाहिए थे, बहुत बड़े पैमाने पर धन चाहिए था, उनकी स्थिति खुद बहुत कमजोर थी। एक बहुत बड़ा कारण था द्वितीय विश्व युद्ध के बाद का कि जिससे डीकोलोनाइजेशन की प्रक्रिया ज्यादा बढ़ी और दुनिया के बहुत सारे देश इन महाशक्तियों के चंगुल से मुक्त हो गए। तो सबसे बड़ा कारण था कि डीकोलोनाइजेशन का, कि आर्थिक स्थिति इन महाशक्तियों का खराब होना, एक बड़ा कारण। दूसरा, तो पहला था कि प्रथम और द्वितीय विश्व युद्ध ने ब्रिटेन और फ्रांस जैसे देशों की आर्थिक स्थिति खराब कर दिया, और आर्थिक स्थिति खराब करने से डीकोलोनाइजेशन की प्रक्रिया मजबूत हुई। दूसरा, अमेरिका का महाशक्ति बनकर उभरना, महाशक्ति ना कहिए बल्कि बड़ी महाशक्ति बनकर उभरना, बड़ी महाशक्ति बनकर। अमेरिका द्वितीय विश्व युद्ध के बाद एक बड़ी महाशक्ति बनकर उभरा, सुपर पावर। अमेरिका सुपर पावर हो गया। अमेरिका का सुपर पावर बनकर उभरना, सुपर पावर लिखना ज्यादा अच्छा होगा। अमेरिका का सुपर पावर बनकर उभरना। अमेरिका द्वितीय विश्व युद्ध के बाद उसने हिरोशिमा और नागासाकी पे जो परमाणु बम गिराए, उसके बाद अमेरिका सुपर पावर बनकर दुनिया में उभरा। भले ही जीत ब्रिटेन की हुई हो, फ्रांस की हुई हो, लेकिन उनकी स्थिति बहुत खराब थी। रसा भी जीता था, उनकी भी स्थिति खराब थी। लेकिन अमेरिका एक तो युद्ध में अपना खूब सामान, जितना युद्ध से संबंधित था, सब हाई दामों पे बेच लिया, कूड़ा कबाड़ा भी युद्ध में बेच लिया, खूब धन कमाया, और लास्ट में हिरोशिमा और नागासाकी जैसे जगहों पर 6 अगस्त और 9 अगस्त 1945 को बम गिरा के पूरी दुनिया को परमाणु बम से परिचित करवाया और सुपरमैन बन के उभरा, सुपर पावर बन के उभरा। अमेरिका के पास कोई उपनिवेश तो सीधा सीधा था नहीं, तो अमेरिका को लगा, भले ही अंदर से वो भी उपनिवेश बनाना चाहता हो, बाद में अमेरिका ने नए नए उपनिवेश बनाए बैकडोर से, उसकी हम कभी चर्चा कर लेंगे। लेकिन तत्काल अमेरिका को लगा कि ब्रिटेन और फ्रांस के पास इतने उपनिवेश और ये ठीक नहीं है, मैं सुपरमैन बन के उभरा हूं। तो उसने भी इनके कोलोनाइजेशन का विरोध किया और डीकोलोनाइजेशन को गति दिया, विउपनिवेशीकरण की प्रक्रिया को बल मिला। अमेरिका को लगा कि ये इनके पास इतनी इतनी कॉलोनियां हैं, कब्जा जमाए हुए हैं, और हम इतने सुपरमैन हैं, हमारे पास कोई कॉलोनी नहीं है। दुनिया में अमेरिका का कहीं उस समय कोई कॉलोनी नहीं थी, किसी के ऊपर कोई कब्जा नहीं था। हालांकि बाद में अमेरिका ने दूसरे तरीके से दुनिया के पे तमाम अपना वर्चस्व स्थापित किया, कर ही रहा है। लेकिन उस समय अमेरिका के पास कोई देश नहीं था जिसके ऊपर उसका आधिपत्य हो, नियंत्रण हो। तो अमेरिका ने खुद चाहा कि ये ब्रिटेन और फ्रांस से दुनिया के तमाम देश मुक्त हों। एक बहुत बड़ी डीकोलोनाइजेशन में एक बहुत बड़ा फैक्टर रहा, बहुत बड़ा कारण रहा। तीसरा कि उपनिवेशों में राष्ट्रवाद का उभरना, आंदोलन, हिंसा, तोड़फोड़, विरोध, उपनिवेशवादी शक्तियों के खिलाफ तरह तरह के उनके विरोध में प्रदर्शन, हिंसा, ये सब बहुत तेजी में चला। भारत में भी द्वितीय विश्व युद्ध के समय एक जो बहुत बड़ा रास्ता गांधी जी का चल रहा था सत्य हिंसा के माध्यम से, द्वितीय विश्व युद्ध आते आते क्रांतिकारी आंदोलन काफी कमजोर पड़ चुका था शहीद आजम भगत सिंह जी की फांसी के बाद। लेकिन जनता जाग चुकी थी और अंतिम प्रहार सुभाष बाबू ने किया। सुभाष चंद्र बोस ने जो सैनिकों में जो विरोध आया, आक्रोश आया, वो अंग्रेजों के ताबूत में अंतिम कील ठोंका सुभाष बाबू ने। हालांकि
एक दुर्भाग्यवश, एक दुखद बस उनके स्वर्गलोक जाने की खबरें आई उस समय। लेकिन जगह जगह जो सैनिकों में विद्रोह हुए, आजाद हिंद फौज सैनिकों का जो खिलाफ जो मुकदमा चला पूरे देश में, जनमानस उनके पक्ष में उबड़ा, जनमानस जिस तरह से उन्हें समर्थन दिया, और सैनिकों ने जो जगह जगह अंग्रेजों का विरोध किया, अंग्रेजों के विरोध में हो गए, खड़े हो गए, सैनिकों में विद्रोह हो गया, ये भारतवर्ष की आजादी के लिए महान घटना थी। और मेरा मानना है कि अगर सुभाष बाबू ने यह काम न किया होता तो आजादी कुछ दिन और टल गई होती, क्योंकि अंग्रेजों को विश्वास हो गया कि हम भारतीय सैनिकों के बल पे भारत में शासन नहीं कर पाएंगे। आम जनता चाहे वह हिंसा के माध्यम से, चाहे जैसे माध्यम से, उस शासन सत्ता को उखाड़ देना चाहती थी। अंतिम अस्त्र था अंग्रेजों के पास सैनिक। किसी भी शासन सत्ता को बनाए रखने का अंतिम और सबसे प्रमुख दल पावर होता है सैनिकों का। और सैनिकों में भी बहुत बड़े पैमाने पर विरोध शुरू हो गया। कहीं नेवी के सैनिक विरोध कर रहे हैं तो कहीं यहां विरोध, कहीं वहां विरोध, जगह जगह उनके खिलाफ मुकदमे, गिरफ्तारी, धरना प्रदर्शन। तो ये अंग्रेजों को लगा कि हमें भारत में अपनी सत्ता रखने के लिए कम से कम 1 लाख हमें अंग्रेज सैनिक चाहिए या बाहरी सैनिक चाहिए, भारत के बाहर के। अब 1 लाख भारत से बाहर के सैनिक लाना अंग्रेजों के हैसियत नहीं थी, उसकी क्षमता नहीं थी। वो टैक्स बढ़ाते, भारत की जनता नहीं देती, क्योंकि भारत की जनता जगह जगह विरोध कर रही थी। गांधी जी का भी अहिंसा का आंदोलन धीरे धीरे आम जनता उसे हिंसा की तरफ मोड़ रही थी, करो या मरो नारे के साथ। सुभाष बाबू के प्रहार ने सैनिकों में एक नई विरोध और विद्रोह पैदा कर दिया था। तो अंग्रेजों को लगा कि अब हमें वापस जाना होगा, बैक टू पेविलियन। तो ऐसी इसी तरह से दुनिया के तमाम ऐसे जो उपनिवेश थे वहां अलग अलग रूप में आंदोलन चले, शांतिपूर्वक, अशांतिपूर्वक, अशांति ज्यादा, जिसने उन क्षेत्रों में औपनिवेशिक सत्ता की जड़ें हिला दी। यह बहुत बड़ा कार्य था डीकोलोनाइजेशन का, कि उपनिवेशिक सत्ता के विरोध में जनता जागरण हो चुका था, कहीं हिंसा के माध्यम से, कहीं अहिंसा के माध्यम से, कहीं सैनिक के माध्यम से। यह बहुत बड़ा कार्य था डीकोलोनाइजेशन का, तीसरा बहुत बड़ा कार्य था। चौथा कार्य था संयुक्त राष्ट्र संघ का आना। 24 अक्टूबर 1945 को संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना हुई। संयुक्त राष्ट्र संघ अस्तित्व में आया। हालांकि संयुक्त राष्ट्र संघ के पहले प्रथम विश्व युद्ध के बाद राष्ट्र संघ की स्थापना हुई, लेकिन राष्ट्र संघ अपनी भूमिका सही नहीं निभा पाया, क्योंकि दूसरा विश्व युद्ध हो गया। संयुक्त राष्ट्र संघ आज तक अपनी भूमिका बनाए हुए है, प्रासंगिकता बनाए हुए, क्योंकि तीसरा विश्व युद्ध नहीं हुआ है। तमाम आरोप प्रत्यारोप के बाद भी आज भी संयुक्त राष्ट्र संघ अपनी भूमिका पे कायम है। तो संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना इस उद्देश्य से हुई कि दुनिया में शांति लाना है, सहयोग बढ़ाना है, हर देश को अपने स्वतंत्र होने का अधिकार है, जबरदस्ती किसी पर शासन स्थापित न किया जाए, किसी को गुलाम न बनाया जाए, दुनिया के सभी देशों के नागरिकों को नागरिक समझा जाए, मनुष्य समझा जाए। तो ये जो गुलाम न बनाया जाए, अधीन न किया जाए, किसी प्रशासन सत्ता स्थापित न की जाए, मानवाधिकारों की रक्षा हो, इसका मतलब क्या था? और मजे की बात है कि यूरोपियन शक्तियों ने संयुक्त राष्ट्र संघ को बनाने में बहुत बड़ा योगदान दिया। ब्रिटेन, फ्रांस, अमेरिका, रूस इत्यादि मिलकर के। तो आप ही बना रहे हैं और आप ही उपनिवेशवाद फैला रहे हैं, और एक तरफ एक ऐसी दुनिया में संस्था लाना चाहते हैं कि जो दुनिया में स्वतंत्रता को बढ़ावा दे, भाईचारे को बढ़ावा दे, शांति को बढ़ावा दे, मानव को मानव समझे, मानवाधिकार बढ़ाए, किसी को गुलाम न करे, किसी देश को गुलाम न करे, किसी क्षेत्र पर अधिकार न करे, और दूसरी तरफ आप ही ऐसा करना चाहते हैं। ये बात, दोहरी बात कैसे चल पाती? तो बड़े बेहाई से, बड़ी बेशर्मी से, बड़े निर्लज्जेपन से इन औपनिवेशिक देशों ने धीरे 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 बड़े बेशर्मी से अपने कदम पीछे खींचने के लिए मजबूर थे। ये वो निर्लज्ज हो गए थे, इनका धूर्त पाखंड सामने आ गया था पूरी दुनिया का, कि हम एक ऐसी संस्था दुनिया में लाना चाहते हैं जो दुनिया में सबको मनुष्य समझे, सबको, हर राष्ट्र को सम्मान दे, स्वतंत्रता दे,
आत्मगौरव दे, आत्मसम्मान दे, आत्मनिर्णय का अधिकार दे, विदेशी सत्ता से मुक्त रखे, मानवाधिकारों को समझे, और एक तरफ हम ही जो है गुलाम भी बनाए हुए हैं। ये दोहरी चाल इनकी, ये अपने चाल में खुद फंस चुके थे। ये कहीं दुनिया में मुंह दिखाने लायक नहीं थे, कहीं मंच पे अपना चेहरा सामने लाने लायक नहीं थे, और अंत में अपने मुंह की कालिख इनको अपने खुद ही पोतनी पड़ी कि भाई पोछें, हम अपने कालिख को धीरे धीरे पोछें। और ये कहीं न कहीं इनके देश के ही शासन सत्ता के लोगों ने, विरोधी लोगों ने, जैसे ब्रिटेन में जो प्रधानमंत्री हुए जॉर्ज जेटली, वो कहे कि हम जून 48 तक इंडिया छोड़ देंगे। ये उनके खुद की अपनी मजबूरियां थी, कैसे दुनिया को चेहरा दिखाते, अपने ही चेहरे पे कालिख पोते थे, और कैसे दिखाते कि हमें अपने ही हाथ से पोते हैं दुनिया पे। तो अपनी कालिमा को खुद अपने हाथ से मिटाना चाहते थे धीरे धीरे। इनके यहां भी बड़ा दबाव था, दुनिया के मंच पे बड़ा दबाव था, संयुक्त राष्ट्र संघ के मंच पे बड़ा दबाव था कि दुनिया के जिन देशों को गुलाम बनाए हुए हैं, उपनिवेश के रूप में लाए हुए हैं, ये धीरे धीरे दूर करें। इस संयुक्त राष्ट्र संघ का एक बहुत बड़ा मंच था जहां दुनिया के लोग ये मांग शुरू कर दिए थे कि हमें मुक्ति चाहिए, हमें आत्मनिर्णय चाहिए, हमें आत्मसम्मान चाहिए, हमें विदेशी सत्ता से मुक्ति चाहिए। ये 4 कार्ड मुख्य रूप से रहे। 5वां कार्ड था विश्व अर्थव्यवस्था। विश्व अर्थव्यवस्था, बाजार व्यवस्था, इकोनॉमिकल वर्ल्ड ऑर्डर। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद यह महसूस किया गया कि पूरी दुनिया में विश्व व्यवस्था को, अर्थव्यवस्था को एक तागे से जोड़ा जाए, एक धागे से जोड़ा जाए, और पूरी दुनिया में आर्थिक स्थितियों को मजबूत किया जाए। ये जो इकोनॉमिकल वर्ल्ड ऑर्डर आया, ये जो विश्व अर्थव्यवस्था की बात आई, इसने भी डीकोलोनाइजेशन की व्यवस्था को मजबूत किया, उपनिवेशीकरण को कमजोर किया। जैसे आज मोदी जी कहते हैं सबका साथ सबका विकास। अब सबका साथ सबका विकास का मतलब हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, जैन, पारसी, जितने भारतवर्ष में लोग रहते हैं, सबका साथ हो, सबका विकास हो, सबके कल्याण की बात हो, और सबके कल्याण की बात वो कर रहे हैं। आदरणीय मोदी जी ने पूरे भारतवर्ष के सभी लोगों को बिना